नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हम शो करते हैं उसमें हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष कुमार न्यूरो सर्जन हैं, बत्रा हॉस्पिटल के हैं, सी एंड के जो बिरला हॉस्पिटल है इसमें भी सीनियर कंसल्टेंट है, न्यूरो सर्जन है। सर से ये बात करेंगे कि आप अक्सर ये सुनते होंगे कि कुछ बीमारियां होती है जिसके चक्कर काट काट के आप थक जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं। ये जो बात होती है, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कभी आप सोचते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ब्रेन में आपको पता नहीं है कि कुछ-कुछ हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर के चक्कर काट कर जब थक जाते हैं, तो आपको कोई डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि आप न्यूरो सर्जन के पास जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। सबसे पहले मनीष सर न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। सर शुरू यही करते हैं कि हम आम लोगों के जो बोलचाल के भाषा में है, अगर इसमें हम समझें तो ये न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, जिससे हम क्लियर हो सके पूरे इंटरव्यू के लिए कि हमें किस पे बात करनी है और लोग हमारे साथ जुड़े तो कैसे। नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में जो फ़र्क की बात है, तो दोनों ही ब्रेन, स्पाइन और नर्व से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट प्योरली मेडिकल मेथड से, मेडिसिन से इलाज करते हैं। न्यूरोसर्जन उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियों में सर्जरी ही ट्रीटमेंट होता है। कुछ बीमारियों का इनिशियली तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो मेडिसिन के लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए सर्जरी ही करना पड़ता है। तो न्यूरोसर्जन वो लोग होते हैं और ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा कि कुछ बीमारियां शुरू से ही उसका मेडिसिन से कुछ खास ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है, कभी कभी एक्सीडेंटली पता चल जाता है या कोई और पहले से तकलीफ हो, सर दर्द हो, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों, कभी स्कैन नहीं करवाया, करवाया तो पता चला कि गांठ है, तो उसके लिए सर्जरी ही ट्रीटमेंट हो सकता है। मेडिसिन से यूजुअली ब्रेन ट्यूमर्स का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता है। कभी कभी कैंसर यदि फैलता है ब्रेन तक, तो उसका मेडिसिन से कुछ हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ दूसरे जैसे पिट्यूटरी के कुछ ट्यूमर्स हैं, उनका मेडिसिन से ट्यूमर ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वो भी बेसिकली सर्जन्स ही डिसाइड करते हैं कि इसमें मेडिसिन से करना चाहिए या सर्जरी करना चाहिए। सर ये जो न्यूरो सर्जन है, हमें कैसे पता चले कि हम न्यूरो सर्जन के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं? तो न्यूरो सर्जन के पास जाने के लिए कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स या फिर बीमारी, ऐसे कोई लक्षण होना चाहिए कि हम न्यूरो सर्जन से ही कंसल्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में न्यूरो, न्यूरो का डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, इस सब के लिए जो एक स्टिग्मा है, एक लोग जाना नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, सलाह लेने से बचते हैं। जैसा आप शुरू में बतलाए कि आप चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, तब कोई बतलाता है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए। फैक्ट इज कि यदि पहली बार में कोई डॉक्टर बतला देता है कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना है, तो रोगी उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाता है। फिर वो दूसरा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेता है कि सचमुच में न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। और सोचता होगा ये है क्या जो मैं कहाँ जाऊँ? तो सबसे जरूरी बात यह है, जैसा आप सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आप एक कॉमन पर्सन को ये बात समझ में आ सकती है कि उसको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना है या उसमें से किससे मिलना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि आम जनता में इन जनरल न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के बारे में ही बहुत ही एक भूत प्रेत वाली धारणा है कि ना रे बाबा उधर नहीं जाना है। ठीक है, अब बात उठती है कि जैसे कोई भी चीज, जैसे सर दर्द है, तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यूजुअली विद इन फ्यू वीक्स टू मंथ्स यदि सर दर्द कंट्रोल नहीं होता है तो या लगातार मेडिसिन खाना पड़ता है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। सिमिलरली, जैसे किसी को फिट्स पड़ रहा हो या कहीं भी कोई दर्द हो या इस तरह से जो
नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ भी नर्व से रिलेटेड है वो सामान्य मेडिसिन से फ्यू वीक्स मैक्सिमम फ्यू मंथ्स में ठीक हो जाना चाहिए। यदि नहीं ठीक होता है तो ज़रूर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आई हैड ए पेशेंट फ्यू वीक्स अगो। ही हैड वेरी गुड एकेडमिक करियर, बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करके वो यूएस गए थे, and within last 6 months he was hired with thick package, or within last 6 months he was fired from 3 different companies because he was not performing as per the expectations. तो क्या हो रहा था कि उसका जो मेंटल जो जो चीजें उन्होंने सीख रखी थी, ही वॉज लूजिंग दैट। ठीक है, तब अल्टीमेटली आफ्टर 6 मंथ्स दे फेल्ट, उनके फैमिली के लोगों ने उनको डॉक्टर के पास लाए और बात हुई। तो 6 मंथ्स इज, ऑल्दो इट साउंड्स स्मॉल टाइम, लेकिन फॉर ब्रेन डिजीज इट वाज ए टू मच ऑफ टाइम। तो समय से होना चाहिए, और जब भी ऐसी परेशानी लगे तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन से या साइकेट्रिस्ट से मिलने में डरना नहीं चाहिए। आप एक बार मिलेंगे, उनकी यदि जरूरत नहीं होगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इनके एडवाइस की जरूरत है या नहीं है। लेकिन आप मिलेंगे ही नहीं तो यू विल बी अलाउइंग द डिजीज टू वर्सन। क्वेश्चन होता है, जैसे आपने बोला कि वो 2 महीने से परफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेंटली, तो क्या ये मेंटली इलनेस की में आ सकता है कि मेंटली इल हो, मतलब दिमाग मानसिक रूप से बीमार अगर हैं, तो फिर किस तरह के मानसिक रूप से बीमार था कि वो न्यूरो सर्जन के पास आपको मतलब आपके पास जाना पड़ा? तो क्योंकि ऐसे तो हमारे वर्किंग स्पेस में भी बहुत सारे हैं जो एम्प्लॉय भी हैं जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन्हें मान लिया जाए कि वो मेंटल इलनेस है या न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी को पहले ही दिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि परसिस्टेंटली, अब देखो कोई समवन हाईली क्वालिफाइड इफ ही इज डिटरेटिंग, तो जरूर से करना चाहिए। परसिस्टेंटली यदि किसी का बिहेवियर ही वैसा हो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन पहले अच्छा था, अब डिटरेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज है। अब ये बात है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या साइकेट्रिस्ट, इस तीनों में से किसके पास जाए। तो आप पहले तीनों में से किसी एक से भी मिलते हैं तो कोई ना कोई स्कैन वगैरह तो होगा ही, एंड दैट विल हेल्प टू पिन पॉइंट द डायग्नोसिस। तो ये डिप्रेशन वाला लेवल पे क्या आ सकता है इसमें? हाँ, डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन को डिप्रेशन कहने से पहले थोड़ा सा जानना समझना डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है। जैसा मैंने कहा कि किसी का बिहेवियर ही वैसा ही हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यदि कुछ नया हो रहा है जीवन में तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। न्यूरो सर्जन सर आखिर करता क्या है? अगर वो वैसे करें तो जैसे अब हमें भी नहीं, अगर मान के चलिए एक आम बोलचाल की भाषा में, तो सवाल ये उठ रहे होंगे और लोग भी यही पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये न्यूरो सर्जन होता क्या है, करता क्या है? आखिर में हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, मेडिसिन से नहीं ठीक हुआ, फिर न्यूरो सर्जन के पास जाएँगे तो वो क्या करेगा? वो चीर-फाड़ करके ठीक करेगा या फिर क्या-क्या करेगा? तो काम क्या होगा इसका मुख्य रूप से? हाँ, ऐसा नहीं है कि न्यूरोसर्जन के पास आते ही सबसे पहले चीर-फाड़ शुरू हो जाता है। हाँ, इट्स इसलिए नॉट पूछा लाइक कि दैट। लोग डरने लगते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। न्यूरोसर्जन भी इंसान होते हैं, और सर्जरी इज ए सीरियस बिजनेस, सीरियस काम है, वो खून बहता है उसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी हैव टू असर्टेन, ये निश्चित करना होता है कि इससे पेशेंट को फायदा होगा, इससे ही फायदा होगा, सर्जरी से ही फायदा होगा, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। यदि मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है तो कितने दिनों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही ट्रीटमेंट है, तब तो फिर मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास हम भेज देते हैं कि भाई अब मेडिसिन वाले संभालो, ठीक है। तो यदि सर्जन ने मेडिसिन दिया है तो देयर शुड बी टाइम पीरियड कि हाँ, इतने दिनों में आप देख लो मेडिसिन से कैसा रिस्पॉन्स रहता है, फिर आकर बतलाना, ठीक है। तो ये जजमेंट तो न्यूरोसर्जन को करना होता है कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारी बातें न्यूरोसर्जन डिसाइड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि आते ही बस सर्जरी शुरू। हाँ, तो इसलिए डरने के इसलिए सर क्वेश्चंस मैंने ये पूछ लिया। और दूसरी सर ये स्ट्रोक होता है, जो ब्रेन स्ट्रोक, ट्रॉमा, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या है? और ये इसको आपके पास जाएँ तो न्यूरोसर्जन इसमें क्या रोल मतलब करते हैं, कैसे ठीक करते हैं इन दोनों चीज़ों से? देखिए, ट्रॉमा तो एक्सीडेंट के केसेस में शरीर में कहीं भी चोट लग सकता है और किसी भी हद तक चोट लग सकता है, ठीक है? वो चाहे ऊंचाई से गिरने के कारण हो या रोड ट्रैफिक के कारण हो, हाई स्पीड ट्रैफिक के कारण हो, ठीक है? तो ऐसे में जब हड्डियों में चोट होती है, साथ में उसके अंदर ब्रेन में चोट होती है, तो ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए सर्जरी, मेडिसिन सारा कुछ का ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स को सर्जन ही केयर करते हैं, क्योंकि इनिशियल फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में प्राइमरीली सर्जन्स ही उसका इंचार्ज होते हैं। स्ट्रोक जो है वो ब्रेन में किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, उसके हिसाब से उसका आउटकम और उसका ट्रीटमेंट और उसके साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। स्ट्रोक के केस में भी ज़्यादातर इनिशियली मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट होता है। जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा हो जाता है, तभी सर्जन्स का रोल आता है उसमें। अब इसमें ये है कि यदि ब्लीडिंग हुई है, खून की नली फट गई है, तो यूजुअली सबसे पहले सर्जन्स के अंदर में वो पेशेंट जाते हैं। यदि ब्लड वेसल के अंदर में क्लॉट हो गया है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया है, तो पहले मेडिसिन से उसको या इंटरवेंशन से उसके ब्लड वेसल के अंदर में कुछ वायर डालकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि वो सबसे नहीं ठीक होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो कभी-कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ ब्लीडिंग्स, कुछ जो स्ट्रोक होते हैं वो सर्जरी से ही ठीक होते हैं, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल होता है। एक चीज़ एक एग्जांपल से बताता हूँ, हो सके दर्शक समझ पाएँ कि अमरीश पुरी जो एक्टर थे, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक ही आया था। तो अगर आप जानते हो तो सर एक होता है हिंदी में जो हम कहते हैं, जिससे आप बोले कि ब्लड क्लॉटिंग होता है, उसको हिंदी में खून का थक्का जमना अगर कहें तो, दर्शक जो समझ रहे हो, तो खून का थक्का जम जाता है। तो ये क्यों जमता है? खून का थक्का ब्रेन में जमने की वजह क्या हो सकती है, जो वेसल्स को ब्लॉक कर दे? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। तो देखिए, ये जो खून की नलियों में जो ब्लड क्लॉट है, उसके ऐसे तो कई कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि विद टाइम एज़ वी ग्रो, तो हमारे ब्लड वेसल्स का और हमारे ब्लड का, इसमें 2 फैक्टर है। एक तो खून की नली है, जिसके होकर ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक ब्लड खुद है, ठीक है? तो या तो खून की नली में प्रॉब्लम हो रहा है या ब्लड में, ब्लड की टेंडेंसी चेंज हो रही है, ठीक है? इस दोनों के ही कारण ब्लड क्लॉट हो सकता है। वो वैसा ही है जैसे हार्ट अटैक होता है। क्या होता है? खून की नलियों में अंदर में जो स्मूथनेस होता है वो खत्म हो जाता है, और उसमें रुखरापन कई कारणों से, कभी कोलेस्ट्रॉल की पट्टी जम जाती है या कभी-कभी सूजन हो जाता है खून की नलियों में, इस कारण से होता है, ठीक है? या कभी-कभी ब्लड में ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसे जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या और भी कई सारे ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यूजुअली विद एज ये सारी चीज़ें बढ़ती है। कभी-कभी बचपन से, जन्म से भी कुछ लोगों में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यंग लोगों में भी आजकल ये सब स्ट्रोक पाया जाता है। क्या ये अचानक से होता है, धीरे-धीरे होता है? क्या ऐसा भी है जैसे हार्ट अटैक होता है तो अचानक से आ जाए? देखिए, बात ये है कि प्रोसेस तो धीरे-धीरे ही होता है। जैसे खून की नली के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की पट्टी जमने की बात है, वो एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, वो तुरंत, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने टेबल पे रख रखी है और उसको हम धीरे-धीरे घिसका रहे हैं, तो है तो वो टेबल पर ही, लेकिन एज की ओर जा रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे जब वो टेबल के किनारे पहुँचेगा तो गिर जाएगा। तो क्या होता है, जब ब्लड वेसल
में प्रॉब्लम होना शुरू होता है तो चीज़ें एडजस्ट करती है, इस कारण से सारी बातें पता नहीं चलता है। फिर एक हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पता चलता। यूजुअली लोग यदि सेंसिबल हों तो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या थोड़ा सा चक्कर आना, इस सब तरह की चीजें थोड़ा मोड़ा साइन तो होता है बहुत सारे लोगों में, कई सारे लोगों में नहीं भी होता है, होता भी है। अब जैसे देखिए ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है, ब्लड प्रेशर और शुगर, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता। कई बार पहली बार लोग आएगा बेहोश होकर आएगा, पहले कभी पता नहीं चला था। तो ऐसा नहीं है कि पहले ब्लड प्रेशर नहीं था, उसको था, चेक नहीं करवाया। इसीलिए जब भी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो और कुछ हो या नहीं हो, सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और शुगर चेक किया जाता है कि ये दोनों चीजें पहले पता कर लें, क्योंकि ये दोनों चीजें साइलेंट किलर्स हैं। कोई वार्निंग नहीं होता, अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है और किसी दिन एकाएक कुछ बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। सर दूसरा सवाल, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जो ब्रेन से रिलेटेड है। पहले ब्रेन पे ख़त्म कर लें फिर आगे की। तो इसमें एक आता है माइग्रेन और एक होता है मिर्गी, जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इन दोनों में क्या है? और जो तीसरा टर्म घुस जाता है इसमें वो होता है सिर दर्द। तो ये माइग्रेन माइग्रेन को कैसे समझे? माइग्रेन है, सिर दर्द है, या फिर ये मिर्गी का दौरा पड़ रहा है? कैसे पता किया जाए? देखिए मिर्गी के दौरे के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है बेहोशी। यदि इंसान बेहोश हो रहा है तो 99% या तो वो मिर्गी का दौरा है या उसके हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू है। ठीक है, कॉमन लोगों के लिए ये बातें बेहोश होना एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, यदि किसी को बेहोशी होती है तो वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि ब्रेन या हार्ट से रिलेटेड कुछ सीरियस इशू है। ठीक है, बिना बेहोश हुए जो सर दर्द होता है, जिसमें चक्कर भी आ सकता है, उल्टी भी आ सकती है, आंखों में दिखने में भी तकलीफ हो सकती है, वो कई तरह का हेडेक है। आपने माइग्रेन कहा है, और भी कई तरह के हेडेक्स हैं जो जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स दे विल डिसाइड कि ये किस तरह का हेडेक है। ऐसे इस तरह के किसी भी तरह के हेडेक से पहले उनको सिर्फ हेडेक डायग्नोज करने से पहले जरूर से सीटी स्कैन या एमआरआई करना चाहिए, ये रूल आउट करने के लिए कि ब्रेन में कुछ और सीरियस बात नहीं है। सर एक चीज़ है, जैसे अगर हम देखें तो ब्रेन ट्यूमर जो है, ब्रेन ट्यूमर ये रिलेटेड है और सर्जन भी इसे ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी से भी ठीक कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है और ये कैसे ठीक करते हैं? ये प्रोसेस क्या है कि ब्रेन ट्यूमर में कैसे पता चलता है? इसकी थोड़ा। हाँ, ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज है वो स्कैन के बाद उसके लोकेशन, उसके साइज और दूसरे टेस्ट से, जैसे कभी हार्मोन्स वगैरह का रिलेशन हो सकता है, तो उसके ऊपर, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करनी है या मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना है या रेडिएशन देना है। ये सब, ये तीनों ही ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का तो सर्जरी से कितना सफल रेट है इसका? सक्सेस रेट कितना है सर्जरी? देखिए यूजुअली ब्रेन की कोई भी सर्जरी सीरियस होता है, नो डाउट, लेकिन आजकल तो अच्छा रिजल्ट हो रहा है मेरी समझ से। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस लोकेशन पर है। ठीक है, ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसके आसपास यदि ट्यूमर है तो चीज़ें काफ़ी सीरियस होती है। वो सब बातें जब डायग्नोस होता है तो चर्चा करके एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि कहाँ पर है ब्रेन में, लोकेशन क्या है, और पेशेंट का जब सर्जरी के लिए आते हैं उस समय क्या कंडीशन है, क्योंकि कभी कभी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या किसी और कारण से इधर उधर में इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि पेशेंट जब सर्जरी के लिए हाँ बोलते हैं तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, तो फिर उसका रिजल्ट पर असर पड़ता है। न्यूरो एंडोस्कोपी
का क्या है ये और इसमें क्या रोल है इसका? वो कैसे हो सकता है लोगों के लिए अगर समझना हो तो आम बोलचाल की भाषा में? देखिए, जैसे ब्रेन की सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप जो है, देखिए ब्रेन में सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं। तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको क्लियरली देखने के लिए, ठीक है? तो अब माइक्रोस्कोप जो है वो उसका लिमिटेशन ये है कि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, उससे उसको दूर रखना होता है, ठीक है? ऑलमोस्ट मोर देन 25-35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होता है, तभी हम काम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो क्लैरिटी है, जो मैग्निफिकेशन है, उसका लिमिटेशन है। अब एंडोस्कोप क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट कि जो मैग्निफिकेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे फिंगर्स के पास में है, ठीक है? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के पास में। हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, उस जगह पर कैमरा लगा हुआ है, जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखला रहा है, ठीक है? तो उससे बहुत सारी चीज़ें ब्रेन की जो पहले मुश्किल हुआ करती थी, नाउ इट इज़ बेटर। तो एंडोस्कोप अब कई सारा वैरायटी हो गया है। एक जो यूजुअल कैमरा है, जो एयर में रहकर मैग्नीफाई करता है, दूसरा कैमरा है जो वाटर में रहकर मैग्नीफाई करता है, ठीक है? तो इन सब टेक्निकल एडवांटेज है, एडवांसमेंट है, जो ब्रेन की सर्जरी के लिए हेल्प करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। और ये सब सर्जन्स का आर्मामेंटोरियम है, सर्जन्स के हथियार हैं, इससे सर्जरी के रिजल्ट अच्छे होते हैं। सर अब चलते हैं ब्रेन से अब बैकबोन के पास। तो हम पीठ दर्द जो होता है पीठ को लेकर, तो इसमें कौन सा ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए? जो रीढ़ से प्रॉब्लम हो, स्लीप डिस्क हो, तो क्या क्या हो ऐसा प्रॉब्लम जो हमें सर्जन से मिलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा सर दर्द के लिए, उसी तरह से स्पाइन के लिए भी कि फ्यू वीक्स में यदि आपका दर्द आराम नहीं होता है, खासकर यदि सिर्फ दर्द है, तब तो चलिए थोड़ा और आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यदि दर्द के साथ सुन्न हो रहा है, नम्बनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है? नम्बनेस, टिंगलिंग, ये सब यदि हो रहा है, मतलब कि देखिए दर्द हो रहा है मतलब नर्व को इरिटेशन हो रहा है। उससे ज़्यादा जब होता है, प्रेशर पड़ता है, तो टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है, सुन्नपन, झंझनाहट, ये सब शुरू होता है, ठीक है? उसके बाद कमजोरी होने लगती है। तो जब दर्द से मामला आगे बढ़ता है ना, जैसे झंझनाहट या सुन्नपन यदि होने लगता है, तब तो इमीडिएटली सर्जन के पास आना चाहिए, ठीक है? यदि सिर्फ दर्द है तो 4-6 वीक्स तक वेट कर सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन कुछ लोग होते हैं जो दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो दैट्स अप टू यू, तो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली दर्द को 4 to 6 वीक के बाद यदि नहीं आराम होता है, तो सर्जन से जरूर मिलना चाहिए। और यदि झंझनाहट है, सुन्न हो रहा है या कमजोरी है, तो इमीडिएटली सर्जन से मिलना चाहिए। यदि पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत हो रही है या उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत सर्जन से मिलना चाहिए। कंट्रोल मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कई सारा यूरिन से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे रोक नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत यूरिन हो जा रहा है, या पेशाब हो ही नहीं पा रहा, पेट में जमा हो रहा है, बहुत सारे पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें सर्जन के पास जाना चाहिए। इमीडिएटली दैट्स एन इमरजेंसी। और ये जो सर स्पाइनल कॉर्ड में पेन की समस्या होती है, ज़्यादा कॉमन आजकल देखने को मिला है लोगों में कि उसके पीठ में दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन खाए जा रहे हैं, पेन किलर खाए जा रहे हैं, बट ठीक नहीं हो रहा है। तो इसको क्या सर्जन से दिखाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सर्जन से दिखलाना चाहिए, ढंग से कुछ एमआरआई वगैरह करना चाहिए। और यूजुअली इन सब चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। आप एक बार सर्जन से मिलेंगे, यदि सर्जरी की ज़रूरत है तो बतलाएँगे, यदि नहीं ज़रूरत है तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो एक्सरसाइज़ करने की बातें हैं, वो सब करना ज़रूरी है। आजकल जो
सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिशिएंसी हो रही है हमारे लाइफस्टाइल में, वो है हमारे बैठने के तरीके, चलने के तरीके और एक्सरसाइज की कमी के कारण। तो क्या ऐसा करें कि बैठने में कैसे अपनाएं कि वो ठीक रहे? उसका स्पाइनल कोड में तो सर मेन चीज़ है, इसमें लोगों को क्या है ये पता नहीं है कि कैसे बैठेंगे, तो मतलब बिल्कुल, एक डॉक्टर आपके भाषा में बिल्कुल, कि हम पे बिल्कुल, बैठने बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आता। सही सही बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, क्या हुआ है ना पिछले ख़ासकर ये कंप्यूटर के आने से, ठीक है, बिफोर 90s, यदि जो हमारे एज ग्रुप के लोग होंगे उनको याद होगा कि बिफोर 90s जो हमारा टेबल होता था, इट वाज ऑफ आवर चेस्ट हाइट, ठीक है। और जब कंप्यूटर आया तो एक साथ लाखों करोड़ों फर्नीचर्स बनाने पड़े और लोग भी थोड़ा सा एयर कंडीशन और लेजीनेस, तो टेबल के हाइट सीधे कम हो गए, स्टमक हाइट कैसे? ठीक है। तो अब जो सीधा तन कर बैठने की जो आदत थी वो खत्म हो गई, वो झुककर बैठने की आदत हो गई है। तो इसमें इसके कारण सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और प्लस जो फिजिकल एक्टिविटी था 90 से पहले का, वो जो इवन जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो फैमिलीज है, वहाँ भी ज़्यादातर मशीन आ गए हैं, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है। तो इस कारण से स्पाइन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। इसको समझकर और उसके हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और स्लिप डिस्क ये क्या है? हाँ, वही तो स्लिप डिस्क भी देखो, जब एक्सरसाइज की कमी होती है, वेट बढ़ जाता है, विदाउट हैबिट, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट ट्रेनिंग, लोग ऑल ऑफ ए सडन जिम में जाकर वेट लिफ्टिंग करते हैं, या ऐसे भी कहीं रेलवे स्टेशन पर जोश में आकर उठा लिया बक्सा, तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यह भी समझना होगा कि क्या नहीं करना है, और यदि करना है तो कैसे करना है। साइटिका का क्या है प्रॉब्लम? वही साइटिका सर्जरी में स्लिप डिस्क का जो इफेक्ट है, स्लिप डिस्क क्या है, दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, उसके कारण सियाटिक नर्व का रूट प्रेस होता है, तो पेन जो पांव के पीछे में होता है उसको सियाटिक पेन कहते हैं। अच्छा, तो ये वजह से तो क्या ये सर्जरी में कभी कन्वर्ट होता है क्या सर्जरी हाँ के लायक? हाँ, कब कब किस सिचुएशन में वही जाता मैंने बोला ना कि जब दर्द 4 वीक से ज्यादा हो, बढ़ता ही जा रहा हो, या दर्द के अलावे झंझनाहट, सुन्नपन या पाँव में कमजोरी का एहसास हो रहा हो, तो जरूर सर्जरी करनी चाहिए। है? स्पॉन्डिलोसिस में क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब स्पाइन से रिलेटेड कॉमन टर्म्स है। जब भी स्पाइन में कोई तकलीफ होती है तो उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो सर्जरी के मतलब सर्जरी तक पहुंचने की सिचुएशन क्या होती है कि कब सर्जरी की स्थिति आ गई कि हमें सर्जरी करवाना पड़ेगा? भाई, सीरियसनेस, सीवियरिटी, सीवियरिटी में क्या है, दर्द के साथ दूसरी चीजें, दर्द भी, यदि सिर्फ दर्द है, इफ दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 4 वीक्स, कंसिडर सर्जरी। यदि दर्द के साथ साथ झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी हो रही है तो कंसिडर सर्जरी। स्पाइन सर्जरी कैसा? यदि पेशाब में तकलीफ हो रही है तो कंसिडर सर्जरी। और स्पाइन सर्जरी में देखें तो हाँ, दिस टाइप ऑफ सब उसी स्पाइन में? सर्जरी, हाँ, ये सब स्पाइन सर्जरी का ही पार्ट है। अच्छा, लेकिन अब सर ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमें स्लिप डिस्क है या फिर हमें स्पाइन सर्जरी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हम पहले देखे 2 हफ्ते आपने बताया पहले कि 2 हफ्ते तक आपका दर्द सहन ना हो या फिर आप मेडिसिन खा रहे हैं 2 हफ्ते तक ठीक ना हो तो आप सर्जरी की नौबत आती है करनी चाहिए। तो अगर सर्जरी मान लीजिए कि होता है, अगर सर्जरी हुआ तो इन फीमेल की बात करते हैं पहले फिर मेल की। तो इन दोनों में सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है कुछ इन फ्यूचर? अगर मान के चलिए कि अगर फीमेल की बात करें और अगर बैचलर हैं, उनको तब भी ये प्रॉब्लम है और उन्होंने सर्जरी करवा लिया, तो क्या आगे इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में ऐसी कोई समस्या हो सकती है? नहीं, डिस्क सर्जरी का या किसी भी स्पाइन सर्जरी का एग्जैक्टली मेल या फीमेल में कोई फर्क नहीं है। प्रेगनेंसी से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। दोनों में ही
जो सर्जरी के इंडिकेशंस हैं और रिजल्ट हैं वो बराबर हैं। यूजुअली बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस लेवल पर, किस कंडीशन में पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं। ठीक है, यदि ऑलरेडी पाँव में पावर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद सर्जरी करने से कितना रिकवरी होगा ये बड़ा अनिश्चित होता है, वो कहना मुश्किल होता है। दैट ऑल डिपेंड्स कि नर्व में कितनी इंजुरी, कितना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यदि सिर्फ दर्द हो रहा है और समय से ऑपरेशन हो गया है, कर लिए हैं, तो यूजुअली विद इन फ्यू आवर्स ऑफ सर्जरी पेशेंट इज गुड इनफ टू वॉक होम। सर एक चीज़ था, अल्जाइमर जो होता है, भूलने की बीमारी शायद इसको कहते हैं, अगर तो फिर ये अल्जाइमर में भी कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत हो, उससे ठीक हो सके, आप एज अ अल्जाइमर्स सर्जन? अल्जाइमर्स या जो में भूलने की जो बीमारी है वो कई तरह की है। ठीक है, अल्जाइमर्स पॉपुलर नाम है, लोगों को पता चल गया है इनके बारे में। भूलने की कई सारी बीमारियां हैं जिसका सर्जरी से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एग्जैक्टली अल्जाइमर्स के लिए कोई बहुत इफेक्टिव सर्जिकल मोडलिटी नहीं है। इनफैक्ट अल्जाइमर्स ऑल टुगेदर इज वेरी डिफिकल्ट डिजीज टू ट्रीट, बहुत ही सैड स्टोरी होता है। लेकिन भूलने की दूसरी मतलब कॉज क्या है ये जानना जरूरी है। सीधा भूलने की कोई भी बीमारी अल्जाइमर्स हो ये जरूरी नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं सर, अगर आपके हिसाब से देखें अगर तो? देखिए, जैसे एक होता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, जिसमें लोग भूल भी जाते हैं, वो अपने पेशाब को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको चलने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों का सर्जरी करने से इमीडिएट रिलीफ होता है। ठीक है, उसी तरह से और भी कई सारी कंडीशंस हो सकती है जिसमें सर्जरी करने से मेमोरी रिकवर हो सकता है। अच्छा, जो एक स्टूडेंट है, अगर मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है, और है भी ऐसा देखा हमने कॉमन में, वो भी तो कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो भूल जाते हैं, याद नहीं रख ये पाते बहुत हैं? अच्छा सवाल है। ये काफी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, भूलना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, यदि दिन भर में आप जितनी चीजें देखते सुनते हैं, जानते हैं, वो सारी चीजें यदि आप याद रखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूलना जरूरी है। ठीक है, अब हम भूलते क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि भूलने के कारण भूलने को प्रॉब्लम माना जाए या नहीं। ठीक है, और ज्यादातर जो भूलना है वो बेसिकली बीमारी के कारण नहीं होता है, वो हम अपनी मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस कारण से होता है। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड, हमारी नेचुरल मेमोरी होती है। हम क्लास में जाते हैं, टीचर बोलते हैं, सारी बातें लगता है जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह हमारे दिमाग में रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे जैसे दुनिया की बातें दिमाग में घुसने लगती है तो हमें निमोनिक्स की जरूरत पड़ने लगती है। 10th के बाद कैसे चीजें याद रखी जाए, लोड भी बढ़ता है और साथ में भूलने का चांस भी बढ़ता है। तो 10th के बाद जरूरत पड़ती है याद रखने के तरीके की। ठीक है, तो भूलना बीमारी नहीं है, आपको याद रखने के तरीके इस्तेमाल करने हैं। क्या याद रखना है ये डिसाइड करना है, और क्या नहीं भूलना है ये डिसाइड करना है। अब जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कहीं भी जाता हूं चीजें भूल जाता हूं, यूजुअल बात है। तो आपको हैबिट डेवलप करना चाहिए कि कहीं भी जाएं तो चलने से पहले 1 सेकेंड लगता है पीछे मुड़कर अपने आप से और आसपास के लोगों से पूछ लें कुछ भूले तो नहीं। अच्छा, मतलब सर ये यही कंफ्यूजन होता है ना लोगों में कि हम भूलने के बीमार, आप कह रहे हैं सब कुछ भूलना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये वही हो गया आप जैसे कि सोचिए, आप यदि गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में इतनी सारी चीजें देखते हैं, सारा कुछ याद रखना चाहेंगे आप? भाई जो नहीं अच्छी ना, चीज होगी वो जो जरूरी रखें। चीजें हैं। हाँ, तो आपको माइंड को उसके लिए ट्रेन करना होता है कि हमें क्या याद रखना है। दैट डेवलप्स विद एज। ठीक है, वो चीजें लोग नहीं भूलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कितने भी बड़े भुलक्कर हों वो नहीं भूलते, और बहुत सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। सर एज के अनुसार से अगर देखें तो यही चीजें,
जैसे बचपन में आपने बोला 10th तक, 12th के बाद कुछ चीज़ें हैं जो भूलने लगते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और यही सेम कंडीशन होता है अबव द एज, जब हम 50, 60, 70 के करीब हो जाते हैं, तो भी होता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं। तो क्या सिमिलरिटीज़ देखा जा सकता है, या फिर ऐसा कहेंगे कि जो बुढ़ापे में आप भूल रहे हैं, वो किसी बीमारी का भी हो सकता है? हाँ, जो एज के साथ जो भूलने की, खासकर आफ्टर 50-60, जो इवन 50 इज ए यंग एज, रिलेटिवली यंग एज टू डेवलप फॉरगेटफुलनेस। आफ्टर 60 यूजुअली लोगों में भूलने की बीमारी डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है कि लोग क्यों भूल रहे हैं, और उसका कारण पता करके उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोनों के लिए मैं चाहूँगा कोई सजेशन दीजिए, जो बच्चे हैं 12th के बाद, 10th के बाद हैं, जो वो चाहेंगे भूले ना, उनको प्रैक्टिस में रहे, याद रहे। क्योंकि हेल्थ का शो है, मेडिकल के भी स्टूडेंट देखते हैं और बाकी स्टूडेंट भी देखते हैं। दूसरा, जो बुजुर्ग हैं उनको भी सजेस्ट कीजिए कि अगर वो इससे पीड़ित हैं, तो वो क्या करें कि ठीक हो? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो जो ब्रेन में चीज़ें रिस्टोर हो, उसके लिए यूजुअल हैबिट्स हैं। जैसे कि आप जब भी पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। आप किताब लेकर बैठे हो और दिमाग कहीं और है, तो जाहिर सी बात है इट विल नॉट गेट रजिस्टर्ड। तो उसके लिए ध्यान लगाकर पढ़ने के साथ साथ आप रिवाइज कीजिए। कभी 24 आवर्स में कम से कम एक बार, 72 आवर्स में, फिर वंस इन ए वीक। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको आप यदि रिवाइज कर पाते हैं तो वो अच्छे से स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर एवरी फ्यू मंथ्स आप उन चीज़ों को देखते रहें तो वो आपको, आपके लिए परमानेंट हो जाता है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए। ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नहीं समझना है कि उनको भूलने की बीमारी है। स्टूडेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम के टेंशन में वो अपने को बीमार समझने लगते हैं, चाहे वो भूलने की बीमारी हो, या कई लोगों को डायरिया होने लगता है, या कुछ इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण रिपीटेड कोल्ड एंड कॉफ होता है। तो ये सब, इस तरह के स्टूडेंट्स कई बार आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो उनको ये जरूरी है समझना कि ये सब कोई बीमारी नहीं है। ये उनका जो प्रेशर है, जो मेंटल प्रेशर है, दैट इज टेकिंग इट्स टॉल, ठीक है। तो उससे उनको बाहर आने की जरूरत है कि कोई बीमारी नहीं है। बी हैप्पी, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद उनको टेक्निक्स को यूज करना होगा ताकि वो जो पढ़ें वो उनके दिमाग में रहे। ये उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए अब जो अबव द एज हैं वो? देखिए, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका सपोर्ट सिस्टम में, उनके सपोर्ट सिस्टम में, जैसे यदि इफ ही इज वर्किंग तो ऑफिस में जो लोग हैं दे हैव टू सपोर्ट देम। घर में घर के लोग उनको सपोर्ट करें। ये चीज़ें ऐसी है, चाहे वो यंग एज हो या कोई सा भी एज हो। यदि आप नहीं भी भूल रहे हो और दिन भर में 5 लोग आपको बोलते हैं कि आप भूल गए, आप भूल गए, देन यू विल डेवलप दैट साइकोलॉजी और आपको अपने में कमी महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो जो एज लोग हैं, खासकर दे आर एट रिस्क, तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए सबसे पहले तो, सो दैट ही शुड बी रियली अवेयर कि हाउ सीरियस इज द इशू। जैसा मैंने कहा कि भूलना इज नॉट ऑलवेज ए डिजीज। ये हमारा, मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट, हम अपनी मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इवन एट द एज ऑफ 60 ज़्यादातर जो भूलने की बीमारी होती है वो मैनेजमेंट के ही प्रॉब्लम के कारण होता है। देखिए, जो असली में भूलने की बीमारी है, हाँ, मेरी समझ से ये सबको जानना चाहिए कि कब कहेंगे कि कोई किसी को भूलने की बीमारी हो गई है। जो जिसको सचमुच में भूलने की बीमारी होती है ना, उसको अपना नाम याद नहीं रहता, उसको अपने रिलेटिव्स का नाम या चेहरा याद नहीं रहता, उसको अपने घर का एड्रेस याद नहीं रहता, घर का रास्ता याद नहीं रहता, घर में बाथरूम किधर है, डाइनिंग
किधर है, मेरा बेडरूम किधर है, ये याद नहीं रहता। कपड़े कैसे पहनना है ये याद नहीं रहता, ये मेरा कपड़ा है ये याद नहीं रहता। ठीक है, ये जो सचमुच में जिसको भूलने की बीमारी होती है उसका ये हाल होता है, इज टोटली डिपेंडेंट। ठीक है, बाकी जो भी भूलने की जो तकलीफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। तो यदि इस तरह का सीरियसनेस हो भूलने की बीमारी में, तब जरूर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, बाकी मत समझिए, क्योंकि ये सर का कहना यही हुआ कि मिलने के लिए बिछड़ना ज़रूरी है, तो आपको भूलना है तो याद भी रखना होगा, ऐसा समझिए। सर दूसरी बात एक चीज़ है जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में देखते हैं कि अगर कोई पति अपने पत्नी की जन्म डेट भूल जाए, तो वो कहेंगे कि तुम भूलने की बीमारी हो। नहीं नहीं, देखिए ये तो कई सारी यूजुअल, चीज़ें होती हैं जो लोग भूल जाते हैं ना। नहीं यूजुअल बातें। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि बेचारा रात में सोया हो रट्टा मार के कि कल विश करना है, और सवेर में काम का प्रेशर हो या कोई और बात हो, और एज ही वेक्स अप ही में जंप इनटू एक्शन फॉर हिज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये भूलने की बीमारी नहीं है, ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारे ऊपर काम का प्रेशर है, उस कारण से ये सब हो जाता कहीं वो लड़ाई ना हो इसलिए आप ऐसा जवाब दे रहे है। नहीं, हैं। ऐसी कोई बात कूल नहीं है, दैट इज द कूल। ट्रुथ। सर ये तो हुई हमारे ब्रेन से, और भी जो बात हुई हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे विस्तार से इसमें। सर ये जानना चाहते हैं, आपने बहुत सर इतने साल का अनुभव है, आपने बात्रा हॉस्पिटल में भी काम किया, अभी कर ही रहे हैं बात्रा में, सीएन के बिरला हॉस्पिटल है। तो सर अपने बारे में बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुई, ये संक्षिप्त में जो हमें पता चले दर्शकों को भी, क्योंकि हमने शुरू में तो थोड़ा जानकारी दे दिया कि सर्जन हैं आप, डॉक्टर मनीष। हाँ, तो जैसे आपने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में फ़र्क पूछा था ना, तो बचपन में मैंने सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा, तो सर्जन क्यों बनना है। ऑब्वियसली जो एक बच्चे के मन में लॉजिक होता है कि सर्जन मेडिसिन भी लिख सकता है और सर्जरी भी कर सकता है, लेकिन मेडिसिन वाले सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। तो दैट वाज द रीज़न इट ऑल स्टार्ट। एंड आई विल टेल यू मेरे जीवन की 6 इम्पॉर्टेंट बातें मैं अपने लाइफ को समराइज कर सकता हूँ। जो मेरे जीवन में सबसे अच्छी बात है वह यह है कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, विच वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। जो मेरे गांव का स्कूल था उसमें अपने क्लासमेट्स के साथ चर्चा में मैंने डिसाइड किया कि ओके आई विल बी ए न्यूरोसर्जन, और भगवान ने मुझे यह मौका दिया है। दूसरी बात कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में पढ़ा हूँ, वहाँ काम किया हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई अच्छी बातें हैं। उसके अलावे देखें तो जो मेरी फैमिली है, खासकर मेरे पेरेंट्स या मेरा यंगर ब्रदर, वाइफ, या जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं मेरे, वो सब मेरी सारी गलतियों को बर्दाश्त करके, मेरे सारे इग्नोरेंस को बर्दाश्त करके मेरा साथ देते हैं। ठीक है, चौथी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भगवान का हमेशा मेरे ऊपर मेरे ऊपर कृपा रही है। उसके कारण मेरे चाहे रिश्तेदार हों या जो उससे भी इम्पोर्टेंट कभी कभी लगता है कि आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड सर्किल। जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है दैट इंक्लूड्स फ्रेंड सर्किल, जो मेरे साथ जुड़ते गए और दे मेक बिग सपोर्ट पिलर फॉर मी। और जो 6 इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूँगा कि मैंने जितना बोला ना, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो या मेरे रिलेटिव्स हों या भगवान हों या मेरे फ्रेंड्स हों, मैंने ऑनेस्टली आज तक उनके लिए मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। आई एम वेरी सेल्फिश पर्सन। आई हैव बीन लिविंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेटिस्फैक्शन इन न्यूरो सर्जरी। लेकिन इस सब के बावजूद उन लोगों ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है। तो ये अभी तक के मेरे जीवन का शॉर्ट समरी में कह सकता हूँ, जो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो कुछ दुनिया में कुछ भी करना है तो मेहनत करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होता है। सर जो स्टूडेंट, लास्ट का एक सवाल कि जो स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुँचना चाहे, न्यूरो सर्जन बनना चाहे, उनको अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो क्या करना चाहिए?
अगर देखें तो 10th किया, मेडिकल से 12th करे, आफ्टर उसके बाद क्या करना चाहिए वो भी सजेस्ट कर दीजिए ताकि लोग। देखिए अभी तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, अब तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको 12th के बाद नीट एग्ज़ाम देना है। हाँ, आपने जब टॉपिक शुरू किया है तो मैं ये एक बात बतलाऊँगा कि देखिए ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास कुछ बच्चे हर बार देते हैं, और हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेजेस में हार्डली अराउंड 55,000 सीट है। सारे सीट जोड़ लें, प्राइवेट कॉलेजेस के भी जोड़ लें, तो अराउंड 1,15,000 के आसपास सीट्स हैं। तो आउट ऑफ 20 lakhs, हार्डली 1,15,000 will get the seat. Rest, huge number. It's not that they are not worth. ये हमारी कमी है, समाज की कमी है कि उनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप इसको समझिए कि हम कितने लोगों को यह मौका नहीं दे पा रहे हैं, समाज हमारा कहाँ तक जिम्मेवार है। आप देखिए, हम अपना कंपैरिजन अमेरिका से करते हैं या रसिया से करते हैं या किसी भी वेस्टर्न कंट्री से जब करते हैं, यदि हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं तो 35 करोड़ वहाँ का पॉपुलेशन है। उसके लिए वहाँ पर जो, जैसे आप नंबर ऑफ न्यूरोसर्जन्स की बात करें तो 20,000 के आसपास है, जो कि इंडिया में हार्डली 4,000 है। तो कितना गुना हम डेफिशिएंट हैं उनके हिसाब से। तो हमारा कम से कम 1 लाख प्लस होना चाहिए न्यूरोसर्जन्स, ठीक है। तो कितना टाइम, सिमिलरली 35 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अराउंड मोर देन 1 लाख वहाँ ग्रेजुएशन मेडिकल का सीट है। तो उसके हिसाब से हमारे पास कम से कम 5 लाख मेडिकल का सीट होना चाहिए, और हमारे पास है कितना, हार्डली 1 लाख, ठीक है। तो इतनी डिफिशियंसी है हमारे पास, तो इतने यंग लोगों को हम मौका नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें उन सारे लोगों से सिंपैथी रखनी चाहिए जिनका एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, प्लस उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए काइंड होना चाहिए। बच्चों को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें दुनिया में, जीवन में और दूसरा अच्छा तरीका भी है, जिससे, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है जब छोटे छोटे बच्चे अपने आप को हार्म करते हैं। आई फील वेरी बैड। तो अब तो बहुत आसान है, नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर नीट बन इतना जाएंगे आसान उसके नहीं है बाद। सर। वही मैं बोल रहा देना था है। कि क्यों आसान नहीं है। हाँ, आप समझिए कि यदि इस 1 लाख के सीट को बढ़ाकर हम 5 लाख कर पाते हैं, तो कितने सारे बच्चों के लिए जीवन, सिर्फ बच्चों का ही जीवन आसान नहीं होगा, सोसाइटी में देखिए, जैसे लिटरेसी का नंबर बढ़ने से फायदा होता है, उसी तरह से लिटरेसी की जो वैरायटी है उसके इंप्रूव होने से भी सोसाइटी पर डिफरेंस होगा ना। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात करते हैं, तो कोई सिंपल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है उसमें, और कोई इंजीनियर या डॉक्टर अनएम्प्लॉयड है, उसमें फर्क है या नहीं। लेट देम बी अनएम्प्लॉयड, एटलीस्ट लेट अस हैव plenty of doctors and engineers on the road. That will make lot of difference in society. चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जो आपने बताया हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आया होगा, और दर्शकों के पास अगर कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी हो। स्टूडेंट है तब भी, जो यूथ है वो भी, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर न्यूरोसर्जन के पास कब जाएँ, न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोसर्जन क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर हमने बात की। अगर कुछ रह गया हो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। फिलहाल अगले एपिसोड में हम किसी नए मेहमान से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और मनीष सर, आपको न्यूज़ तक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बेशकीमती समय दिया न्यूज़ तक के लिए। तो अब फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।